चिल्ड्रन, अडोलेसेंट एंड अडल्ट तीनों में। मोस्टली डायफाइसिस और मेटाफाइसिस में वो होता है इसका एपिसेंटर जो होता है। और प्रेडिलेक्शन क्या है? पेल्विस के आसपास बेसिकली। एक्सियल स्केलेटन जब हम पढ़ते हैं, एक्सियल स्केलेटन और पेंडिकुलर स्केलेटन को फोकस करते हुए ट्यूमर, तो एक्सियल स्केलेटन को फोकस करते हुए ट्यूमर में आता है ईविंग्स और कॉन्ड्रोसार्कोमा, जो कि पेल्विस और सेक्रम के आसपास रहते हैं। एपेंडिकुलर को फोकस करते हुए आता है ऑस्टियोसार्कोमा, जो कि हमने पढ़ा हुआ है डिस्टल फीमर प्रॉक्सिमल टिबिया में जाता है। तो ये जो है अब एक्सियल स्केलेटन को फोकस करता हुआ ट्यूमर है। ठीक है, तो पेल्विस, फीमर, टिबिया, रिब्स में मोस्टली रहेगा, लेकिन कभी कभी 12% पेशेंट्स में प्राइमरी जो है वो सॉफ्ट टिश्यू में भी होता है। ठीक है, अब ये ना खराब ट्यूमर है, इसमें मेट्स एट प्रेजेंटेशन 20 to 25% में होता है। ठीक है, सो दिस इज दैट वन ट्यूमर जिसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेज आपको कीमो देनी है सबसे पहले। ठीक है, तो क्योंकि अगर 100 लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें से 1/4 में ऑलरेडी मेटास्टेसिस होगा। ठीक है, तो ये एक प्रोटोटाइप राउंड सेल ट्यूमर है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? 2 जीन्स का फ्यूजन। ठीक है, FET और ETS जीन का फ्यूजन। ठीक है, ये FET और ETS हमें याद रखना है, क्योंकि ये FET और ETS जीन का जो फ्यूजन है, इसी से जो है हम जब आप कोई भी टेस्टिंग लगाते हैं, NGS वगैरह लगाते हैं, तो ये जीन फ्यूजन जो है आपको बताता है कि ईविंग्स है, ये ट्यूमर ईविंग्स है। ठीक है, इसी के जैसा आता है नॉन ईविंग्स या ईविंग्स लाइक। ठीक है, तो ईविंग्स लाइक में क्या होता है? ईविंग्स लाइक ट्यूमर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है हमें। तो ईविंग्स लाइक में क्या होगा कि FET का फ्यूजन होगा नॉन ETS के साथ। ठीक है, सो व्हेन इट इज एन FET ETS जीन फ्यूजन, इट इज ईविंग्स। व्हेन इट इज FET नॉन ETS फ्यूजन, इट इज ईविंग्स लाइक। समझ रहे हो? ओके। तो ये FET जो है, ये एक जीन है, ये क्या करती है? ये RNA बाइंडिंग प्रोटीन्स बनाती है। ETS जो है, ये सेल डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन करती है। ठीक है, FET जो है, ये यूबिक्यूटसली एक्सप्रेस होती है हर मतलब सेल में। ठीक है, अब FET में भी बहुत सारे टाइप के वो होते हैं, ट्यूमर के ये जीन के टाइप्स होते हैं। FET फैमिली में आता है FUS, EWS, R और TAF15। बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और ETS में भी बहुत सारे टाइप के आते हैं, ERG, F11, ETV, You TEL people are और reading लास्ट from Devita or नई बुक ऑफ टाटा? ये डेविटा है। अभी तो नई डेविटा में तो ये जीन चला गया था ना, फिर से आ गया क्या? इसमें तो है भाई। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो FET ETS हमको याद रखना है। ठीक है, और इसमें जो नीचे इस फैमिली के अंदर फर्दर जो नीचे मैंने 2 डबल अंडरलाइन करा है, वो याद रखना है। ठीक है, तो FET में EWS R1 और ETS में ERG, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो फ्यूजन होते हैं, ये EWS R1 चिपका हुआ टू ERG होता है। ठीक है, ये क्यों है? क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होता है 21-22 से 80% केसेस में। और क्या होता है? ये डबल अंडरलाइन वाले EWS R1 ERG से जाके चिपक जाता है, ये मेन ड्राइवर की तरह काम करता है। ठीक है, कभी कभी ये 85% केसेस में यही है। ठीक है, तो FET ETS जोड़ रहा है। FET एक जीन फैमिली है, उसमें EWS R1 और ETS फैमिली में ERG जो है, ये मेन ड्राइवर है। तो EWS R1 के अलावा ये दूसरी फैमिली में ETV1, ETV4 और FE1 भी हो सकते हैं। दे कॉम्प्राइज अराउंड 15 and 5%। ठीक है, बट मोटा मोटा अपने को याद रखना हो तो FET ETS फैमिली ऑफ प्रोटीन्स, उसमें EWS R1 एंड ERG। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ये मैंने आपको बताया कि जब FET नॉन ETS टाइप का फ्यूजन होता है, तो वो ईविंग लाइक सार्कोमा बनाता है। ठीक है, और ये एक अलग सेपरेट एंड अनरिलेटेड टाइप ऑफ एंटिटी है। ठीक है, और हाउ इज ईविंग लाइक सार्कोमा डिफरेंट फ्रॉम ईविंग्स? क्योंकि ईविंग लाइक सार्कोमा का प्रोग्नोसिस कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, और उसमें लोकल रेकरेंस और मेटास्टेसिस के रेट ईविंग से भी ज्यादा है, 42% केसेस होते हैं। ठीक है, तो ये है ईविंग लाइक, जो मैंने आपको साथ साथ बता दिया। ठीक है,
तो अब टिपिकल ईविंग्स हमने पढ़ा कि आपने बोला कि वो दो जो फैमिली ऑफ जीन्स है वो जाके जुड़ जाते हैं, ठीक है, 1122 ट्रांसलोकेशन हो जाता है, ये राउंड सेल ट्यूमर है। तो यूनिफॉर्म राउंड सेल मॉर्फोलॉजी मिलेगी आपको, और ये जो सेल्स है ना राउंड सेल्स, ये डिफ्यूज एक्सप्रेशन ऑफ CD99 करते हैं। ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमें IHC पे पिक करेगा, ठीक है। जब हमें ईविंग्स का डाउट होगा तो हमें माइक्रोस्कोप में राउंड सेल ट्यूमर मिलेगा, IHC लगाएंगे तो CD99 का डिफ्यूज एक्सप्रेशन मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड व्हेन इट इज एन ईविंग्स लाइक सार्कोमा, ठीक है, then it is not homogeneously expressed like typical Ewings में तो diffuse expression है। जब Ewings like होगा तो वो diffusely half of the cases में positive हो सकता है, half of में नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो when it is CD99 positive, it is likely that it is an Ewing sarcoma, so it is sensitive but not specific because CD99 can be diffusely positive in half of the Ewings like sarcoma also, ठीक है। तो नॉट श्योर कि ये टिपिकल ईविंग्स ही है, ये ईविंग्स लाइक भी हो सकता है, ठीक है। सो इट इज सेंसिटिव बट नॉट स्पेसिफिक ऑन IHC, ठीक है। नाउ व्हाट इज नाउ द बेसलाइन कि अब आपने IHC लगाया, CD99 पॉजिटिव आया, नाउ वी आर नॉट श्योर दैट इट इज ईविंग्स टिपिकल ओनली, इट कैन बी ईविंग्स और ईविंग्स लाइक सार्कोमा। नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज डू अ फिश, ठीक है। वाई फिश? बिकॉज वी नो कि फिश में हमको क्या मिलेगा, वो जो दो फैमिली ऑफ जीन म्यूटेशन हमने बताए थे कि FET जो है, FET में जो आपका EWSR1 है वो जाके जुड़ेगा ETS से, ठीक है। तो आप EWSR1 जीन का रीअरेंजमेंट फिश से पकड़ सकते हो, ठीक है। पर ये भी हमने पढ़ा था कि FET में EWSR1 जो है वो जब नॉन ETS से जाके जुड़ता है तो ईविंग्स लाइक बनता है, ठीक है। तो देयर इज अ प्रोमिस्क्यूसिटी ऑफ EWSR1 जीन आल्सो, क्योंकि वो जब जाके नॉन ETS से जुड़ेगा तो वो ईविंग्स लाइक सार्कोमा भी बनाएगा, ठीक है। सो हाउ डू वी फर्दर यू नो हम प्योरिटी कैसे पता करें कि ईविंग्स ही है? सो IHC पे हमने देखा CD99 वो दोनों पॉजिटिव दे सकते हैं, फिश पे भी दोनों पॉजिटिव दे सकते हैं क्योंकि EWSR1 तो उसमें भी पॉजिटिव आएगा, ईविंग्स में भी पॉजिटिव आएगा। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इट इज NGS और RNA सीक्वेंसिंग। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमें इन दोनों का फ्यूजन देखना है, ठीक है। और EWSR1 जो है नॉन ईविंग्स लाइक में भी पॉजिटिव आ सकता है। तो जब हम RNA सीक्वेंसिंग देखेंगे या NGS करेंगे तो हमें ये दूसरा वाला जीन यानी ETS भी पता चल जाएगा, ठीक है। देन वील बी श्योर आफ्टर अ NGS or a RNA sequencing that it is a Ewings and not Ewings like sub. ETS gene mutations, ETS में मोस्टली FL11 ये वाले हमने पढ़े थे ना, ETS जीन म्यूटेशन, इसमें मोस्ट कॉमन तो EWS-ERG है, FL11 भी हो सकता है। तो जब वो कोई जेनेटिक सिंड्रोम के साथ लेना देना होता है इसका तो FL11 फ्यूजन होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मोटा मोटा वही दो फैमिली याद रखनी है। वो फैमिली चिप के साथ में तो ईविंग हो गया, वो फैमिली में से एक जो है दूसरे के साथ जाके चिपका तो ईविंग लाइक हो गया, ठीक है ना। तो उसके अलावा और कौन से प्रोटीन कोडिंग म्यूटेशन हो सकते हैं जो ईविंग कर सकता है? एक हमने पढ़ा कि ये वाले जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से भी आपको ईविंग हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? STAG2, TP53 म्यूटेशन, BCOR और ZMYM3, इन म्यूटेशन से भी आपको ईविंग हो सकता है। किस टाइप की म्यूटेशन होगी इनमें? इनमें होंगी नॉनसेंस, मिससेंस, फ्रेमशिफ्ट और स्प्लाइस साइट म्यूटेशंस, ठीक है। उसके अलावा रेकरेंट कॉपी नंबर ऑल्टरेशन से भी हो सकता है, गेन ऑफ क्रोमोसोम 8-12-1 और लॉस ऑफ 16 डिलीशन म्यूटेशन से भी ईविंग हो सकता है। लेकिन इनमें जो ये गेन ऑफ 1 और लॉस ऑफ 16 है, इट इज एसोसिएटेड विद अ शॉर्टर सर्वाइवल एज कंपेयर टू दी क्लासिकल ईविंग्स, ठीक है। और हमने पढ़ा एपिजेनेटिक ऑल्टरेशंस भी हमने पढ़े हुए, एपिजेनेटिक ऑल्टरेशंस की वजह से भी आपको ईविंग्स हो सकता है। तो ये थी जेनेटिक्स जो है ईविंग्स की, ठीक है। अब मोटा मोटा आते हैं डिजीज पे।
ठीक है, तो हमें पढ़ा कि स्टेजिंग जो है हम इसमें पढ़ेंगे कि अपेंडिकुलर ट्रंक, स्कल या फेशियल बोन्स में यही स्टेजिंग बोन में आप यूज करते हैं। ठीक है, इसको याद करने का मैंने एक इजी तरीका ये ढूंढा था कि आप सबसे पहले ग्रेड देख लो। ठीक है, तो ग्रेड अगर 1 है तो स्टेज 1 है। ठीक है, तो ग्रेड 1 में T1 इज 1A, T2 या T3 इज 1B। ठीक है, ग्रेड अगर 2 या 3 है तो स्टेज 2 या 3 है। ठीक है, उसमें अगर T1 T2 है तो 2A 2B हो गया, अगर T3 है तो स्टेज 3 हो गया। ठीक है, नोडल पॉजिटिविटी आती है तो N1 होते ही स्टेज 4B हो गया। ठीक है, M1A is stage 4A, M1B is also stage 4B। ठीक है, एक बार दोबारा बोल देती हूँ। ग्रेड सबसे पहले देखो, ग्रेड अगर 1 है तो स्टेज 1 है। ठीक है, T1 is stage 1, T2 या T3 is stage 1B। ठीक है, जो ग्रेड अगर 2 या हमेशा वो 3 एक से सीनियर पूछते हैं कि कौन से ट्यूमर में T4 नहीं होता, इसमें T4 नहीं होता है ना, हाँ पर वो तो बोन होता है। ये वो नहीं है। तो आजकल वो एनिकिन वाली क्लासिफिकेशन बंद हो गई है क्या? यार जो इसमें भी है ना डेविटा में, एक सेकंड रुकना मैं खोल क्योंकि हम लेती बचपन में पढ़ते थे कि बोन ट्यूमर में एनिकिन क्लासिफिकेशन ही होती है, बाकी कोई नहीं लगती। No, both Anakin and AJCC both are there. इसमें AJCC दिया हुआ है जो डेविटा है ना, In उसमें Davita, yeah. हाँ डेविटा में AJCC दिया हुआ, मैं डेविटा ही पढ़ा रही हूँ यार। ये बताओ, ने तुमने किसी से पूछा है क्या? हम पूछे विवेक वर्मा सर से, आजकल पूछे नहीं कभी हम। पूछ आउटडेटेड हो गया, उसका ज्यादा मतलब नहीं है। क्या AJCC आउटडेटेड हो गया? एनिकिन नहीं Anakin, वो उसको कंपार्टमेंट वर्सेस बेनाइन में लिखा। आपने पूछा क्या विवेक वर्मा सर से? नहीं पढ़ा है मैंने, देखो ना Anakin बहुत ही मतलब ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, ऐसा कंपार्टमेंट वर्सेस नॉन कंपार्टमेंट बेनाइन। ये विवेक वर्मा सर वही बड़ा आदमी है क्या जो डाटा वाटा की क्लासेस लेता है? नहीं भैया, हमें पता नहीं हो बड़ा है कि नहीं, पर हमारे यहाँ बोन ट्यूमर करने आता है। अच्छा मैथ्स में ही है तुम्हारे दूसरे विंग में। अच्छा, हाँ वो मैथ्स वैशाली वाला। ओह ओके, मैं एक बार अपने वाले ऑर्थो अंको वाले से पूछ लूंगी। हमारा ऑर्थो अंको वाला भी ठीक है, वो सवाल के अच्छे जवाब देता है, उससे पूछ लूंगी एनिकिन यूज होता है या नहीं। अभी डेविटा वाला तो यही है भाई कि ग्रेडिंग 1 है तो स्टेज 1 है, ग्रेड 2 या 3 है तो स्टेज 2 या 3 है। डॉक्टर राकेश ने भी ये बताया था, पर आपने उसको 1A और 1B में डिवाइड कर दिया ना, तो वो और इम्प्रूवाइज हो गया। ठीक है, तो T3 स्टेज 3 है और T1 T2 स्टेज 2A 2B है। ठीक है, नोडल पॉजिटिविटी स्टेज 4B है, M1A इज स्टेज 4A, M1B इज स्टेज 4B। ठीक है, नाउ मैनेजमेंट देखते हैं। ये हमने पढ़ा था कि इविंग्स एक खराब ट्यूमर है। ठीक है, उसमें हमेशा ओकल्ट माइक्रोमेटास्टेटिक डिजीज रहेगा, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज इविंग्स आते ही आंख बंद करते ही कीमो बोलना है हमको। ठीक है, इवन इफ इट इज अ स्टेज 1 यू विल गिव कीमो, इफ इट इज मेटास्टैटिक यू विल गिव कीमो। ठीक है, तो मोटा मोटा ट्रायल याद रख लेते हैं। तो सबसे पहले आया था कोऑपरेटिव ग्रुप ट्रायल। कोऑपरेटिव ग्रुप ट्रायल ने सबसे पहले इसकी बैकबोन बताई थी कि हम कीमो क्या देंगे, वैका। ठीक है, विनक्रिस्टिन, डॉक्सोरुबिसिन, डैक्टिनोमाइसिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड। ठीक है, उसके बाद आया था IES-1। इसने बोला था कि अगर मैं इसमें डॉक्सोरुबिसिन हटा दूं तो क्या कुछ होगा। तो इसने 3 आर्म रखे, एक में वही पुराना जो कोऑपरेटिव ग्रुप वाला लिया वाका, एक में उसने देखा कि ईविंग मोस्टली रेकर करता है लंग में, तो मैं वाका में से वैक रख लूं, उसमें लंग में RT दे दूं और एक में सिर्फ वैक रखूं। तो उसने देखा कि रेकरेंस फ्री सर्वाइवल जो वैका है उसमें सबसे ज्यादा है। तो वैका बैकबोन जो है ये इन 2 ट्रायल से आया था, कोऑपरेटिव ग्रुप ट्रायल्स और IES-11। ठीक है, और इसने देखा ये जो IES-11 है कि लार्ज ट्यूमर साइज और पुअर हिस्टोलॉजिकल नेक्रोसिस जो है ये एडवर्स प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं किसी भी इविंग्स के।
उसके बाद आए थे फ्रेंच ट्रायल। इसने क्या किया, इसने वाका में आईफॉस्फेमाइड और इटोपोसाइड ऐड करा, ठीक है। उसने देखा जब आप वाका में आईफॉस्फेमाइड और इटोपोसाइड ऐड कर देते हो तो सर्वाइवल सुपीरियर हो जाता है, ठीक है। फिर आया नया रेजिमेन वाका प्लस आईई, ठीक है। फिर जो हमने पढ़ा था IAS 11, ये फिर से जागे और इन्होंने IAS 2 बनाया। इन्होंने क्या लिया, लोकलाइज्ड डिजीज लिया, नॉन पेल्विक डिजीज। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं इविंग्स की मैनेजमेंट, आप इविंग्स की मैनेजमेंट में लेते हो लोकलाइज्ड डिजीज और मेटास्टैटिक डिजीज एंड पेल्विस एंड नॉन पेल्विस डिजीज, क्योंकि पेल्विस इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू अप्रोच बाय सर्जरी, ठीक है। तो आप उसमें मोस्टली रेडिएशन का चांस ले सकते हो फॉर लोकल कंट्रोल, ठीक है। तो इन्होंने लिए सिंपल ट्यूमर्स, क्या, लोकलाइज्ड नॉन पेल्विक डिजीज। इसने क्या किया, उसने इस वाका IE को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है। एक में ना ये जो साइक्लोफॉस्फेमाइड और डॉक्सोरुबिसिन जो दे रहे थे, ठीक है, उसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड और डॉक्सोरुबिसिन की डोज बढ़ा दी, ठीक है, एवरी 3 वीक्स, ठीक है। मतलब पहले जो है हम लोअर डोज दे रहे थे, 6 वीकली दे रहे थे। इसने ये साइक्लोफॉस्फेमाइड और डॉक्सोरुबिसिन की डोज बढ़ा दी और एवरी 3 वीकली दे दी। इसको उसने क्या बोला, इसने उसको बोला इंटेंसिव डोज, ठीक है। तो इसने देखा कि जब आप वाका IE में डॉक्सोरुबिसिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड की डोज बढ़ा दो और उसको इंटेंसिफाई कर दो, मतलब 6 हफ्ते की जगह 3 हफ्ते में दो, तो इससे जो है DFS, RS और OS तीनों में बेनिफिट आता है। डिजीज फ्री सर्वाइवल, रेकरेंस फ्री सर्वाइवल, ओवरऑल सर्वाइवल तीनों बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। तब से वाका की जो है 3 वीकली साइकिल का अडॉप्शन हुआ। फिर आया सेस 86 ट्रायल, ठीक है। इसने क्या किया, इसने भी 2 वो बनाया, वाका को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की। तो उसने क्या किया, वो वाका और वाका IE में से C हटा के IE का I ले लिया। तो उसने क्या किया, छोटे ट्यूमर्स थे, छोटे एक्सट्रीमिटी सार्कोमास, उसमें वाका ही रखा, बट जो लार्ज एक्सियल ट्यूमर्स यानी पेल्विस वेल्विस वाले ट्यूमर्स, उसमें वो वाका IE का I इसमें जोड़ने की कोशिश की कि मुझे वाका IE ना देना पड़े, मैं वाया दे दूं बस, ठीक है। तो इसने देखा कि वाका जो है, वाका in smaller tumors and via in large axial tumors, so keeping ifosfamide in the main regimen helped to mitigate the adverse effects of a large tumor or axial tumor site, ठीक है। So via also came forward as a first line therapy, ठीक है। So ये मैं मतलब ऐसे बता रही हूँ ताकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट वी स्टार्टेड विद वाका, सबसे पहले जो आया था, ठीक है। फिर दे टोल्ड एक ट्रायल के थ्रू कि डॉक्सोरुबिसिन जो है वो जरूरी है, इसको आप बैकबोन सा बना के चल सकते हो, ठीक है। फिर फ्रेंच आए थे, उन्होंने उसमें वाका में IE ऐड किया। फिर किसी ने बोला कि अगर डॉक्सोरुबिसिन बैकबोन है तो अगर मैं डॉक्सोरुबिसिन की डोज बढ़ाऊं तो क्या उससे कोई फायदा होगा। तो उन्होंने देखा कि डॉक्सोरुबिसिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड की डोज बढ़ाने से तो सर्वाइवल में बेनिफिट आता है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं डॉक्सोरुबिसिन रखता हूँ, बट आपने जो वाका प्लस IE लिया था उसमें वाका प्लस IE की जगह मैं डॉक्सोरुबिसिन रखते हुए आईफॉस्फेमाइड इसमें ऐड कर देता हूँ। तो उसने देखा कि आईफॉस्फेमाइड ऐड करने से एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लार्ज ट्यूमर साइज और एक्सियल ट्यूमर साइज जो है वो मिटिगेट होता है, जो कि एक अच्छी चीज है, ठीक है। तो एक और आए, फिर आए इटालियन कोऑपरेटिव ग्रुप, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडिशन किया, वाका को रखा नियोएडजुवेंट में, ठीक है, और वाका प्लस IE कर दिया एडजुवेंट में। तो उन्होंने देखा दैट बड़े ट्यूमर्स जिनमें वाका प्लस IE आप नियोएडजुवेंट में देते हो और वाका प्लस IE आप एडजुवेंट में देते हो, इसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इवेंट फ्री सर्वाइवल और ओवरऑल सर्वाइवल आता है, ठीक है। सो इन सब कहानी से जो है मोस्ट डेफिनेट जो अब हम फॉलो करते हैं वो ये इंटर ग्रुप 0091 से आया था। ये सारी ट्रायल्स का निष्कर्ष जो आया था कि अगर आपके पास एक न्यूली डायग्नोस्ड इविंग सार्कोमा आता है, ठीक है, तो आप उसे VDC 3 वीकली देते हो, ठीक है, फॉर एक सेकेंड रुकना, कि आप
जो न्यूली डायग्नोज वीविंग सार्कोमा होता है, आप उसमें VDCIE जो है वो इंटरवल कॉम्प्रेस, जो हम कहते थे ना कि 3 वीकली एंड डोज बढ़ा के, साइक्लोफॉस्फेमाइड की डोज बढ़ा के, ठीक है। तो न्यूली डायग्नोज्ड पेशेंट्स ऑफ लोकलाइज्ड ईविंग सार्कोमा आप इंटरवल कॉम्प्रेस्ड VDCIE दे सकते हो, ठीक है, एवरी 3 वीकली, या फिर VDC दे सकते हो। तो अगर आपको पता है कि वो हाई रिस्क है और आप उसको नियोएडजुवेंट की तरह दे रहे हो, तो आप उसको VDCIE ऑल्टरनेट 3 वीकली, दैट इज कॉल्ड अ इंटरवल कॉम्प्रेस्ड, यानी 3 वीकली हाई डोज जो डॉक्सोरुबिसिन है वो आप दे सकते हो। तो इन्होंने देखा कि आप स्टैटिस्टिकली, सॉरी ये मैं एक बार फिर से पढ़ा देती हूँ कि जो फाइनल इंटर ग्रुप ट्रायल आया था 0091, इन्होंने वही किया, VDC 3 वीकली और इंटरवल कंप्रेस्ड VDCIE, यानी साइक्लोफॉस्फेमाइड और डॉक्सोरुबिसिन का डोज बढ़ा के उसे ऑल्टरनेट दिया 3 वीकली, और एक आर्म में दिया VDC। तो उन्होंने देखा कि जो आप इंटरवल कॉम्प्रेस्ड वाला दे रहे हो कि 3 वीकली डोज बढ़ा के VDCIE जो है उससे स्टैटिस्टिकल डिफरेंस आया इन 5 ईयर इवेंट फ्री सर्वाइवल। लोकलाइज्ड डिजीज VDC में से 54% था और VDCIE में 69% था। तो इससे जो है अब हमारा एक वो बनना शुरू हुआ कि VDCIE जो है आपका वो बना सकता है, फॉर न्यूली डायग्नोज्ड ईविंग सार्कोमा आप VDCIE दे सकते हो, बट हाउएवर दिस इज फॉर लोकलाइज्ड डिजीज। उन्होंने देखा कि VDCIE इंटरवल कंप्रेस्ड डोज जो है वो मेटास्टेटिक डिजीज में कोई फायदा नहीं कर रही है। इन localized ईविंग सार्कोमा only VDCIE इंटरवल कंप्रेस्ड जो है it was giving better recurrence free survival, ठीक है। फिर इन्होंने और डोज बढ़ाने की कोशिश की, VDCIE की डोज और बढ़ा दो, तो उन्होंने देखा फिर उससे कोई आउटकम बढ़ा हुआ नहीं आया था। तो हमारा जो स्टैंडर्ड था दैट इज लोकलाइज्ड सार्कोमा में VDCIE इंटरवल कंप्रेस्ड 3 वीकली डोज, ठीक है। ये था फॉर लोकलाइज्ड डिजीज, ठीक है। अब आते हैं रेकरेंट में। तो रेकरेंट ट्रायल्स, एक तो डेटा बहुत कम है, तो हमें बहुत ज्यादा कोई फेज 3 ट्रायल्स मिले नहीं है, तो इट इज ऑल बेस्ड ऑन फेज 2 ट्रायल्स। तो एनी पेशेंट विद अ रेकरेंट सार्कोमा यू हैव टू कंसिडर फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। पहले जो है उन्होंने वही किया, जेमसेट्रिन डॉक्सीटैक्सिल को जो है बैकबोन रखने की कोशिश की, उसकी डोज बढ़ाकर, उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा मिला नहीं। विद न्यूअर ड्रग्स जैसे कि आयरेनोटिकैन और टेमोजोलोमाइड एंड टोपोटिकैन प्लस साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिकर्ड ट्रायल, याद रख सकते हैं रेकरेंस से रिकर्ड ट्रायल। सो irinotecan, temozolomide and topotecan cyclophosphamide are the new backbone of recurrent event sarcoma, ठीक है। जो हम हाई डोज कीमोथेरेपी की बात करते हैं, ठीक है, हाई डोज कीमोथेरेपी उन्होंने देखा कि एक बुसल्फान और मेल्फिलान, ठीक है। सो इन्होंने देखा कि ईविंग सार्कोमा इज अ कीमोसेंसिटिव ट्यूमर, ठीक है। तो फिर उन्होंने देखा कि ब्यूसल्फान मेल्फिलान से भी कोई फायदा हो सकता है क्या। तो उन्होंने बहुत सारे ट्रायल्स किए, तो उसका निष्कर्ष ये निकला था कि जो हाई रिस्क डिजीज होते हैं और जो लोकलाइज्ड डिजीज होते हैं, सो नॉट टॉकिंग अबाउट मेटास्टेटिक बट हाई रिस्क लोकलाइज्ड डिजीज में, जिनमें व्हाट डू आई मीन बाय हाई रिस्क लोकलाइज्ड डिजीज, जैसे कि लार्ज ट्यूमर वॉल्यूम का डिजीज, या फिर जिसको आपने वही इंटरवल कंप्रेस्ड VDCIE इनिशियल थेरेपी दी थी, उसको उसने पुअर रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। दे सॉ दैट गिविंग ब्यूसल्फान एंड मेल्फिलान इन अ second line setting gave superior event free survival. So busulfan and melphalan can have potential role. ये standard नहीं है, but this was also coming up in trials कि busulfan and melphalan can have a potential role in patients who have localized disease and those who have large volume disease, those who have responded poorly to initial chemotherapy, ठीक है। अब बात करेंगे रेडिएशन की, ठीक है। तो आप बेसिकली एनी पेशेंट विद ईविंग सार्कोमा आपके पास आया, आप उसे सबसे पहले क्या दोगे, कीमो में सबसे पहले क्या, VDCIE, वो हमारा बैकबोन है, ठीक है। उसके बाद आप उसको सर्जरी के लिए लेते हो, सर्जरी के लिए नहीं ले सकते तो रेडिएशन के लिए लेते हो, ठीक है। हमारा करना क्या चाहते हैं हम कि हम लोकलाइज्ड डिजीज के मतलब लोकल ट्रीटमेंट के लिए एक ही मोडालिटी फॉलो करें, ठीक है, कि कीमो तो आप सबको दे ही रहे हो, तो कोशिश हम ये करते हैं कि अगर पेशेंट रिसेक्टेबल है
तो आप उसे सर्जरी के लिए लो। अगर पेशेंट रिसेक्टेबल नहीं है तो आप उसे रेडिएशन के लिए लो। ठीक है, ट्राई मोडालिटी ट्रीटमेंट इफ नॉट रिक्वायर्ड नॉट गिविंग। ठीक है, बट अगर हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स में ऐसा आया है कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, मार्जिन पॉजिटिव है, या फिर आप पेशेंट को सर्जरी के लिए नहीं ले सकते, देन आफ्टर न्यू एडजुवेंट कीमो यू गिव रेडिएशन। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने देखा कि जब आप डेफिनेटिव रेडिएशन देते हो तो उससे लोकल रेकरेंस का रेट भी कम मतलब ज्यादा होता है, पेशेंट रिकवर्स मोर एंड हैज अ लोअर ओवरऑल सर्वाइवल। सो व्हेनेवर फीजिबल यू विल डू सर्जरी एज द प्रेफर्ड मोडालिटी। ठीक है, सर्जरी के अलावा रेडिएशन आप उनमें देखोगे जब आपको पता है कि सर्जरी से मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा है या आप एक R0 रिसेक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, so for local control after neoadjuvant chemotherapy you will always prefer for a single modality. ठीक है, either radiation or surgery when you can achieve negative margins, because if you cannot achieve negative margins you will invariably have to give radiation again. ठीक है ना, तो पोस्ट ऑप आरटी फिर किस में होगा? पोस्ट ऑप आरटी का गोल इज नॉट टू मेक एन इनऑपरे मतलब पोस्ट ऑप आरटी या रेडिएशन जब आप किसी को देते हो नियोएडजुवेंट कीमोथेरेपी के बाद, रेडिएशन का गोल इज नेवर टू मेक एन इनऑपरेबल ट्यूमर ऑपरेबल। वो कभी भी नहीं बनेगा ऑपरेबल, या तो वो लोकल कंट्रोल करेगा एज अ सोल मोडालिटी, या फिर अगर आपने ऑपरेट कर दिया है अ लार्ज ट्यूमर, या फिर आपका जो वो पॉजिटिव आया, मार्जिन पॉजिटिव आया, या एडवर्स हिस्टोपैथोलॉजिकल फैक्टर्स है, तो लोकल रेकरेंस डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इट्स रैशनल इज ओनली टू डिक्रीज द लोकल रेकरेंस एंड हैव अ बेटर लोकल कंट्रोल। तो पोस्ट ऑप आरटी आप किस में दोगे? पेशेंट्स हु हैव एडवर्स पैथोलॉजिकल फैक्टर्स, वो अभी देखेंगे क्या। डेफिनेट आरटी आप किस में दोगे? जब पेशेंट जो है कीमो देने के बाद भी अनरिसेक्टेबल है या फिर यू कैन नॉट टेक अप द पेशेंट फॉर सर्जरी। ठीक है, एडजुवेंट आरटी किस किस में कंसिडर करते हैं? पहला, इनकम्प्लीट रिसेक्शन हुआ तब, मार्जिन पॉजिटिव आई तब, स्पिल हुआ है इंट्रॉप तब, चेस्ट वॉल का ट्यूमर है उसमें इप्सिलैटरल प्लूरल बेस्ड नोड्यूल्स आ गए हैं, या जो प्लूरल साइटोलॉजी है वो पॉजिटिव आ गई है, नोड पॉजिटिव डिजीज है यानी कि स्टेज 4B डिजीज है, तब आप उसको आरटी दोगे। तो रहता क्या है हमारा, हमने पढ़ा हम सबको नियोएडजुवेंट कीमोथेरेपी देंगे। नियोएडजुवेंट कीमोथेरेपी इंटेंसिटी कंप्रेस्ड VDC IE, उसके बाद सर्जरी करेंगे। वी विल हैव अ गोल ऑफ R0 रिसेक्शन। ठीक है, अगर R0 रिसेक्शन हुआ तो यूजुअली डू नॉट रिसीव पोस्ट ऑप आरटी। व्हाट डू आई मीन बाय एन R0 इसका मतलब ये हुआ ना कि एक वीक मतलब 3 वीकली में, एक 3 वीकली में फर्स्ट वीक मान लो VDC दी तो आप थर्ड वीक IE देंगे, फिर VDC देंगे, फिर IE देंगे। तो कितने साइकिल देंगे ऐसे? यार एक बार नीचे NCCN लगाया, कितने साइकिल देंगे वो नहीं पढ़ा मैंने। ठीक है, एक बार पढ़ के बता दूंगी यार। तो इसमें जो है R0 रिसेक्शन जो है, R0 रिसेक्शन से मेरा मतलब क्या है? R0 रिसेक्शन से मेरा मतलब है कि आप जो है हिस्टोपैथ देखोगे, अगर तो आप में परसेंटेज ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस, इसमें दो चीजें आती हैं। ठीक है, आपने जो हिस्टोपैथोलॉजी देखी उसमें ट्यूमर नेक्रोसिस इज मोर देन 90%, और जो मार्जिन है, मार्जिन पे आपको ब्लैंड स्कार मिल रहा है या लूज फाइब्रस टिश्यू मिल रहा है। ठीक है, तो आई विल कंसिडर इट एज R0 रिसेक्शन, आई विल नॉट गिव आरटी। ठीक है, बट अगर मार्जिन पे इन्फ्लेमेटिव टिश्यू है या कोएगुलेटिव ट्यूमर नेक्रोसिस है, ठीक है, देन इन दिस पेशेंट वी विल गिव रेडिएशन। इसको मैं R0 रिसेक्शन नहीं मानूंगी। ठीक है, सिमिलरली जब आपने बोला कि चलो ठीक है पेशेंट का 90% से ज्यादा नेक्रोसिस है और उसकी मार्जिन पे ब्लैंड टिश्यू या स्कार है, आपने उसको R0 रिसेक्शन मान लिया। व्हाट इफ द पेशेंट हैज लेस देन 90% नेक्रोसिस? ठीक है, नाउ यू लुक एट द मार्जिन। ठीक है, अगर मार्जिन डज नॉट हैव दिस रिएक्टिव टिश्यू या इन्फ्लेमेटरी टिश्यू या कोएगुलेटिव ट्यूमर नेक्रोसिस, इसमें भी आप आरटी अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार ये NCCN देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि फर्स्ट लाइन प्राइमरी नियोएडजुवेंट कीमोथेरेपी क्या है? इट इज VDC IE।
ऑल्टरनेट रेजिमेंट्स में हमने जो लंबी कहानी पढ़ी थी उसमें क्या था, उस बंदे ने VDCIE का I साथ में ले लिया था इन एक्सियल लार्ज ट्यूमर्स, VAIA, याद है हमें वो? तो अदर रिकमेंडेड रेजिमेंट्स में आ गया VAIA, ठीक है। सिमिलरली फॉर मेटास्टैटिक डिजीजेस प्रेजेंटेशन आल्सो वी विल कंसीडर VDCIE या फिर VAIA, ठीक है। अदर रेजिमेंट्स में VDC या वाइड हो सकता है, ठीक है। सेकेंड लाइन कीमोथेरेपी हमने क्या पढ़ा था कि उस बंदे ने पहले शुरू किया था डॉक्सोरोबिसिन जेमसिटाबीन से, बट उससे बेटर रिस्पांस उसको बैकबोन किससे मिले थे, आयरनोटिकैन टेमोजोलमाइड और साइक्लोफॉस्फेमाइड टोपोटेकैन से, ठीक है। सो फॉर सेकेंड लाइन कीमोथेरेपी या फिर रिकॉर्ड पेशेंट्स जो है उसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड टोपोटेकैन या फिर आयरनोटिकैन और टेमोजोलमाइड, ठीक है। एक और अच्छा पॉइंट है इसमें, देखो नीचे सबसे कि F पॉइंट में लिखा है अगर पेशेंट 18 ईयर से छोटा है तो जो हम 3 वीक ट्रीटमेंट दे रहे थे ना वो 2 वीक कंप्रेस ट्रीटमेंट के सपोर्ट में। तो जो पीडियाट्रिक पेशेंट हम लोग के पास यूजुअली आते हैं एक्चुअली हीविंग सार्कोमा के, तो उसमें 2 वीक कंप्रेस ट्रीटमेंट देते हैं शायद ये लोग। ओके, ठीक है, ठीक है। सेकेंड लाइन थेरेपी में प्रेफर्ड रेजिमेन ये वाला है। अगर आप अदर रिकमेंडेड रेजिमेंट्स में देखोगे तो हमने जो पढ़ा था कि दे स्टार्टेड विद डोसेटैक्सिल एंड जेमसिटाबीन, तो उससे बेहतर रेजिमेन उनको मिल गए थे साइक्लोफॉस्फेमाइड टोपोटेकैन और आयरनोटिकैन। तो जो बेहतर रेजिमेन है वो हमारे प्रेफर्ड रेजिमेन है, साइक्लोफॉस्फेमाइड टोपोटेकैन और आयरनोटिकैन और टेमोजोलमाइड नहीं दे सकते तो डोसेटैक्सिल जेमसिटाबीन जिससे उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे लोकलाइज्ड डिजीज। तो लोकलाइज्ड डिजीज में आपने सबको दिया VDCIE, ठीक है। अब पेशेंट अगर स्टेबल है या इम्प्रूव्ड डिजीज है फॉलोइंग नियोएडजुवेंट कीमोथेरेपी, ठीक है। अगर आप उसका R0 अचीव कर सकते हो तो आप करोगे उसे वाइड एक्सिजन। वाइड एक्सिजन में अगर नेगेटिव मार्जिन आ गए तो हमने पढ़ा था कि हम उसे रेडिएशन नहीं देंगे, हम उसे देंगे कीमोथेरेपी। RT हम कब कंसिडर करेंगे, पेल्विक ट्यूमर्स में, ठीक है। अगर पॉजिटिव मार्जिन आती हैं, पॉजिटिव मार्जिन से हमारा मतलब क्या था कि अगर लेस देन 90% नेक्रोसिस है और ट्यूमर की मार्जिन्स पे जो है रिएक्टिव या फिर कोएगुलेटिव टिश्यू नेक्रोसिस है तब आपको रेडिएशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव मार्जिन्स में यू विल हैव टू कंटिन्यू कीमोथेरेपी फॉलोड बाय रेडिएशन या फिर रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, ठीक है। इन एनी चांस आपको ट्राइमोडालिटी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा अगर आपके मार्जिन्स पॉजिटिव आए हैं। अगर आपके मार्जिन्स नेगेटिव आए हैं आप ट्राइमोडालिटी ट्रीटमेंट जो है अवॉइड कर सकते हो। यू कैन कंसिडर कंटिन्यूइंग ओनली कीमोथेरेपी। RT कब कंसिडर करना है, इन पेल्विक ट्यूमर्स, ठीक है। अगर पेशेंट स्टेबल है आप उसे सर्जरी के लिए नहीं ले सकते हो तो आप डेफिनेट RT दोगे और कीमोथेरेपी आगे कंटिन्यू करोगे, ठीक है। लेकिन अगर प्रोग्रेसिव डिजीज है, ठीक है, फॉलोइंग प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो आप लोकल कंट्रोल के लिए RT कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, या फिर पेन के कंट्रोल या पैलिएशन के लिए सर्जरी कंसिडर कर सकते हो, बट उससे डिजीज उस पर कोई फर्क नहीं आएगा और देन यू विल हैव टू कंसिडर द सेकेंड लाइन कीमोथेरेपी फॉर दैट पेशेंट, ठीक है। बस यही पढ़ा मैंने इवेंट्स में।